अभिवादन दोस्तों। हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। देश की राजनीति की जो स्थिति है, तो हमको ये सोचना होगा कि जो बिहार में चल रहा है उसका देश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र की सरकार के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। तो अभिवादन है साथियों। हमारे साथ आज दो बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारी इस परिचर्चा में शामिल हैं। इस परिचर्चा का विषय है बिहार के चुनाव और उसका प्रभाव पूरे देश में और केंद्र की राजनीति में। जो दो बहुत महत्वपूर्ण आज हमारे साथ इस चर्चा में लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें फिरोज मंसूरी साहब हैं। बिहार की राजनीति के मैटर में बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। पत्रकार है, लेखक है, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है। पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों को लेकर के निरंतर कार्यरत है और राजनीति को पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में खड़ा करने की दिशा में काम करते हैं। दलित और मुस्लिम के बीच की एकता की बातचीत को व्यापक अपनी चर्चाओं में रखते हैं। तो आज चूंकि बिहार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके कतरे कतरे से सबसे ज्यादा वाकिफ फिरोज मंसूरी साहब हैं, जिनका बिहार की राजनीति के अंदर बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं वो। तो फिरोज मंसूरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और जरा बताइए कि क्या चल रहा है पटना में। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि देश के जाने माने एक्टिविस्ट और हम लोग के पुराने साथी अरुण खोटे साहब से आज बात हो रही है, रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। निश्चित तौर पे आपने जो चिंताएं बताई और जो इशारा किया है बिहार को लेके, वो वाकई राष्ट्रीय फलक पर एक बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़े लेवल पर राजनीतिक तौर पे इम्पैक्ट होने जा रहा है। लेकिन इस बात की ये विश्वास है और यकीन है, उसी उम्मीद के साथ कि बिहार ने देश को दिशा दी है। तो यहाँ के लिए निश्चिंत रहे। यहाँ किसी सांप्रदायिक शक्ति और कोई भी कितना भी तांडव मचा ले, कोई भी कितना भी अपना पैंतराबाजी दे दे, बिहार जमीन जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों की जमीन नहीं रही है। ये शुरू से रहा है। तो निश्चित तौर पे जो भी फैसला होने जा रहा है या जो आप सामने जो दिखाई आपको जो दिख रहा होगा, वो एक सीन क्रिएट किया जा रहा है बिहार को लेके। और बिहार को ही केंद्र में रखकर जितने भी अभी देश लेवल पर देशव्यापी घटनाएं हो रही है, वो उनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो बिहार को ही इशारा है। तो बिहार की जनता, बिहार की आवाम, बिहार की शांति प्रिय नागरिक बहुत ही पैनी दृष्टि रखी हुई है। और इस पे बिहार के तमाम लोग एकजुट हैं। बिहार की सेकुलरिज्म पर, बिहार के का जो सूफिज्म है, बिहार की जो परंपरा रही है, जो समृद्धशाली परंपरा रही है, उनके साथ बिहार की आवाम और बिहार की जनता जाएगी। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी को समझना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से लोग देख रहा हूं कि यूट्यूबर और कई मीडिया बहुत तेजी से सरकार गिरा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी बहुत ही सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और जो भी फैसला लेते हैं उसके पीछे समाजवाद की एक धारा होती है। नीतीश जी का जो आज भी जो एनडीए के साथ गठबंधन है, वो इस सवाल को लेके है कि सेकुलरिज्म को लेके उनका कोई समझौता नहीं है। नहीं, वो लेकिन साफ साफ स्पष्ट रूप इसी पे मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि अमित शाह ने संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कटुतापूर्ण जो टिप्पणी की, उसको लेके पूरा देश आहत हुआ। खासतौर पे दबे कुचले वर्ग उससे बहुत बुरी तरह आहत हुए। उसके बावजूद अभी तक किसी भी तरह से नीतीश कुमार जी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नहीं। मैं समझता हूं कि नीतीश जी की अभी यात्रा चल रही थी, प्रगति यात्रा। और जैसे संसद में इस तरह का मामला आया, नीतीश जी ने बजाबते इन तमाम चीजों पर पैनी नजर रखी है। और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भाव भंगिमा से, अपने प्रतीकात्मक चिन्हों से उन्होंने अपने अवाम से संवाद किया है। वो आप अगर आप महसूस करते होंगे तो बाबा साहेब के अंदाज में वो डायरेक्ट हाथ हटा के डायरेक्ट जो सामने है वो मामला है। और सांप्रदायिक शक्ति को, इवन कि उनकी सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनको उन्होंने तीसरी पंक्ति पे रखा है। प्रगति यात्रा में
आप देखिएगा कि उन्होंने अपने भाजपा जो उनका अपना सहयोगी पार्टनर है, उनको तक प्रगति प्रगति यात्रा के लिए सोचना पड़ा कि मैं साथ रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और देखिएगा कि उनको पीछे रखा। चाहे चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तो सबसे पहले वो अपने काम को लेके, और खास करके आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने दो महत्वपूर्ण बिहार में योजना चला रखा है। वो आवासीय योजना है। और उन्होंने 65 लाख रुपए का बजट देके उनका बजाते विद्यालय खुलवा रहे हैं वो बजाते जिला में। और उनको तुरंत उन्होंने ग्रांट सेक्शन किया 65 लाख का। तो नीतीश जी अपने काम से जाने जाते हैं। नीतीश जी का ऐसा नहीं है कि संसद में ऐसा अमित शाह ने कह दिया। ये भी तो देखिए नहीं, खोटे जी, जब जब कि नीतीश संसद में जब अमित नीतीश शाह जी के आए कहने थे, के बाद नीतीश निश्चित जी तौर की पे चुप्पी, नीतीश जी की जो चुप्पी है वो खलबली मचा दिया ना। नीतीश जी जितना नहीं अगर बोलते तो उतनी खलबली नहीं होती। नीतीश जी अगर बोल देते, उस पर प्रतिक्रिया देते, तो उतना भूचाल नहीं होता। नीतीश जी खामोश हो गए। बिहार में ही नहीं, देश की दिल्ली की सत्ता हिलने लगी है। और यही वजह है कि आप लोगों को सोचना पड़ रहा है कि कहीं नीतीश जी राजगीर तो नहीं जाएंगे। अगर नीतीश जी राजगीर चले गए तो मैं आपको बता देता हूं कि उसके अगले 24 घंटे के अंदर आप देखिएगा राजभवन में इस्तीफा होगा। जी। तो नीतीश जी को राजगीर जाने का इंतजार करना पड़ेगा, और हम सब लोग को बहुत मुतमईनी से उनके राजगीर पहुंचने का इंतजार करेंगे। मनीष जी, क्या कहते हैं आप? लालू जी और नीतीश जी का जो के सामने, या कहें कि पूरा ये जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती ये है कि ये दोनों ही लोग किसी भी हालत में बिहार के केंद्र में या बिहार की सत्ता में कम से कम बीजेपी या कांग्रेस दोनों को ही आने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो निश्चित तौर पे इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। कांग्रेस मजबूत होती है, इनकी ताकतें कमजोर होंगी। और आज की तारीख में जो स्थिति है कि नीतीश जी के बारे में पिछले 3 दिन से जो तमाम सारी बातचीतें सामने आ रही हैं, उसने दिल्ली में भी हलचल मचा रखी है। कहां तक आप इसको देख पा रहे हैं, और इस पूरे बिहार प्रकरण को आप दिल्ली से कैसे जोड़ के देखेंगे? नहीं, देखिए, एक तो ये समझना है कि वो नीतीश कुमार बराबर दोनों तरफ, दोनों पाले में गेंद डाले रहते हैं। एक तो उनका, और कोई उसके पीछे कोई तरह तरह की बार्गेनिंग ही होती है। और अभी जो ये बिहार में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी चुप्पी ये बता रही है, एक चीज तो स्पष्ट कर रही है कि वहां कुछ वो अंदर तनाव चल रहा है। भाजपा और नीतीश के बीच में तनाव चल रहा है। और नीतीश जी जो मांग रहे हैं, अभी भाजपा उसको देने के लिए शायद तैयार नहीं हो रही है। और हमको ये लग रहा है कि वो ये मान यही रहे होंगे। अभी अभी के दौर में जो लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव है वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है आने वाले समय में, बीजेपी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे कैसे हम हमारा नेतृत्व बिहार में आवे, केंद्र में आवे। नीतीश धीरे धीरे सहयोगी भूमिका में आवे। नीतीश जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने एक तरह से उनको कंट्रोल किया है और फडणवीस को आगे कर दिया, वो बिहार में भी ठीक ठीक उसी दिशा में बीजेपी बढ़ना चाहती है। और नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए इसलिए इस बात को भी समझना है कि वो अगर ये बार्गेनिंग उनकी पूरी नहीं होगी तो उधर उधर भी जाने का, सरकार गिरा देने का, लालू यादव के साथ चले जाने का, इसमें कोई परहेज उनको नहीं होने वाला है। कोई किसी भी असर पे नहीं जाने वाले हैं। तो बेसिक बात क्या है, नीतीश का सेंटर पॉइंट ये है कि बिहार में हमारा नेतृत्व ऑलरेडी बना रहे। और इसके लिए वो दोनों तरफ बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो लालू यादव से भी ये बात कर सकते हैं, वो बीजेपी से भी कर सकते हैं। लेकिन उनका एक चीज बहुत स्पष्ट है, और चीजें स्पष्ट है कि नहीं, कहां जाएंगे, क्या किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे। एक चीज स्पष्ट है कि उनकी एक ही डिमांड है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो। वो लालू यादव इसके लिए तैयार हो ले, जाए या फिर बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाए। और लेकिन इसलिए हम लेकिन लोगों को। सारा जी। क्राइसिस जो पैदा हुआ, वो अमित शाह के एक बयान से आया कि उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिहार में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उस पे अमित शाह ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा, यह हम लोग तय करेंगे। और उसी के साथ ये तय हो गया कि फिलहाल नीतीश कुमार वो पहले चेहरे
के रूप में अभी उनका विचार नहीं किया जा रहा। यही वो पहला बिंदु था जहां पे ये सारा विवाद शुरू हुआ। अब जाकर के जब लालू जी ने साफ साफ बोल दिया है, खासतौर पे एक ऐसे समय में कि आरिफ मोहम्मद खान केरल से चल के बिहार का राज्यपाल होते हैं, लगभग उसी के तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव घोषणा करते हैं कि नीतीश जी को माफ कर दिया है और उनके लिए दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि क्या कोई नई चीज होने जा रही है? नहीं, मैं तो एक चीज और इस एंगल से मैं देखना आपसे बात करना चाहता हूं कि बेसिकली देखिए है क्या। राजद का जो इंडिया गठबंधन बिहार में है वो बार बार पीछे रह जा रहा है। और राजद के साथ संकट ये है कि उसका MOI दायरे से बाहर वो नहीं जा पा रहे हैं। और बिहार में एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो अति पिछड़ा और दलित हिस्सा है, वो जो हिस्सा है वो अभी भी जो है नीतीश कुमार के माध्यम से बीजेपी के साथ रहता है। तो आप अगर ये देखेंगे कि एक कमजोरी का भी एक प्रदर्शन है, माने इंडिया गठबंधन के सामने एक संकट भी है कि वो एक बहुत बड़ा चंक है, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा आप कह लीजिए, और अपर कास्ट आप कह लीजिए, बिहार के अंदर जो वो बीजेपी के माध्यम से उसके साथ रहता है। और उसके अलावे जो एक बड़ा हिस्सा है, फिर आप देखेंगे कि दलितों का भी जो सबसे बड़ा चंक है पासवान जी के माध्यम से, वो भी आप देखेंगे इस ओर रहता है। तो ये जो गोलबंदी है वहां राजद की, ये गोलबंदी उसको संकट में डाले हुए है। और इसलिए वो ये कमजोरी उसकी बनी हुई है कि वो जब नीतीश आने की कोशिश करेंगे वो उनको लेने के लिए मजबूर होंगे, वो इस बात को चाह रहे हैं। और इधर बीजेपी की भी मजबूरी है कि वो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जो नीतीश के माध्यम से बीजेपी के साथ रहता है, उसको भी नीतीश अभी बीजेपी डायरेक्ट उसको उसमें एंट्री नहीं कर पा रही। राजद भी इधर एंट्री नहीं कर पा रहा उस पूरे दायरे में, और इधर बीजेपी भी उस पूरे दायरे में एंट्री नहीं कर पा रही। ये लेकिन मसला इससे जब आप तक नहीं हल होगा। इसका ये मसला, क्या आपको लगता है कि अगर बिहार में कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिलती है तो ये जो दलित वाला पक्ष जो है वो कांग्रेस की मजबूती से और मजबूत हो सकता है कांग्रेस के नहीं, मजबूत होने से? जी जी, मैं बस इतना कह रहा था कि अपनी राजद को भी और कांग्रेस को भी वहां अपनी राजनीति को और पिन पॉइंट करना होगा, और ज्यादा कार्यक्रम, उस तरह के कार्यक्रम लेके आने होंगे, उस तरह की पहलकदमी लेनी होगी, उस जनाधार को केंद्रित करके जो है काम करना होगा। मुझको उस दिशा में कोई बहुत उस तरह की बेचैनी अभी राज्य स्तर पे नहीं दिखती है। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार इस पे सोच रहा है। लेफ्ट भी जो वहां पे है वो उसका भी एक दायरा, दायरा छोटा उसका भी है। तो आमतौर पे सामाजिक न्याय के मसले पर और आप समझ लीजिए कि आर्थिक न्याय के मसले पर जितना बेहतर कार्यक्रम लेके आने की बात है, वो अभी कांग्रेस के स्तर पे भी और राजद के स्तर पे भी उस रूप में नहीं दिखता है। अन्यथा उनके साथ संभावनाएं बनी हुई हैं। और ये जो बिहार का जो ये जो जनाधार अभी नीतीश के पास है, उसको जीतने की कोशिश जो है बीजेपी भी कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर। और इधर राजद और कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए उस लेवल की कोशिश हमको नहीं दिख रही है। उसमें और एक ठोस प्रोग्राम लेके आने की जरूरत है, जो अभी दिखता नहीं है। ये बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है, इस समय एक बड़ा मौका है राजद के पास, कांग्रेस के पास, लेफ्ट के पास एक बड़ा मौका है। ये जो समय बचा हुआ है, उस खास समय में उनके पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम लेके आने की जरूरत है। और चुनाव में उसको चुनाव का अपना केंद्रीय एजेंडा बनाने की जरूरत है। तो इस पहलू से अगर हम अब देखना बाकी है कि आने वाले समय में कांग्रेस है, राजद है और लेफ्ट है, वो क्या प्रोग्राम लेके आते हैं, क्या प्लान लेके आते हैं, ये मतलब देखना अभी बाकी है। मतलब कुल मिलाकर के जिस सामाजिक न्याय के मुद्दे को राहुल गांधी लेके चल रहे थे, कांग्रेस लेके चल रही थी, और लालू जी का वो हमेशा से रहा, अब उसको सिर्फ सामाजिक न्याय के नारे तक सीमित ना करके उसके लिए आपके पास प्रोग्राम क्या है उनको भी आपको जनता के सामने रखना होगा, जिससे जनता को स्पष्ट तौर पे ये दिखे कि यदि ये जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उसमें देश की पूरे विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी भी होगी और निश्चित तौर पे उसका फायदा भी मिलेगा। फिरोज साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मनीष जी जो कह रहे थे उससे मैं सहमत हूँ। और ये बिल्कुल बिहार में ये चिंता का विषय है कि जिस अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट पर कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल को काम करनी चाहिए थी, उस लेवल पर नहीं हो रहा है। और वो ये दो जो बहुत बड़ा जो चंक है वोट का, वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ है। और नीतीश कुमार जी के साथ होने की एक जो वजह है
वो डेवलपमेंट है। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी पिछले अपने 2005 के कार्यकाल के बाद से लेके अब तक लगातार ऐसे समाज के प्रति लगातार योजनाओं पर योजना डालते चले जा रहे हैं, लगातार योजना ला रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। उनकी यात्रा को आप देख लीजिएगा, हर साल की जो उनकी यात्रा है, हर यात्रा के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, और फिर वो अचीवमेंट करने के लिए फिर अगली बार वो यात्रा पर जाकर उसकी समीक्षा करते हैं। अभी आप देख लीजिए, निकले हुए हैं वो यात्रा, प्रचार तक ठीक है, कल तक वो यात्रा रोके हुए थे मनमोहन सिंह वाले मामले को लेके, लेकिन वो 4 के बाद देखिएगा लगातार बिहार पे संवाद कर रहे थे। अच्छा, संवाद तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं। अब संवाद तेजस्वी लेकिन जी कर बीच रहे में हैं टोक करके तो वो आपसे एक बात पूछूंगा कि कल 4 तारीख से वो अपनी फिर से यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में 14 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा इसको भी लेकर के कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं निश्चित तौर पे आपको बता दूं। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार जी जो फैसला लेंगे, उनके अपने घर में जो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसको भी नहीं मालूम होता है। तो पहले तो यह है कि नीतीश कुमार जी पर कोई भी संभावना व्यक्त करना खतरे से खाली नहीं। जहां तक हम लोग पिछले 20-25 साल तो फिर में ऐसा माननीय ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश करिए, कुमार जी को नीतीश समझे। कुमार जी के बारे में तो नहीं, चलिए कम से कम चिराग पासवान के बारे में बता लीजिए कि चिराग पासवान नहीं, की आप भूमिका क्या रहेगी। क्योंकि नहीं, चिराग चिराग पासवान इस पासवान समय अभी लाडले हो गए हैं भाजपा के और मोदी जी के। और जब वो लाडले हो नहीं। गए हैं, तो क्या ऐसी भी संभावना है बिहार का जो सामाजिक चरित्र है उसको देखते हुए चिराग पासवान ही भाजपा में शामिल हो जाए या भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाए? क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास नहीं नहीं बिहार में कोई चेहरा नहीं है। नहीं नहीं, ये मुगालता है। और दूसरी बात के, बीजेपी हो या बाकी कोई भी दल हो, इतना तो तय है कि पिछले 20-25-30 साल में अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ला पाए। और कहीं ना कहीं घूम के, चाहे एनडीए हो कि इंडिया गठबंधन हो, अंतिम में नीतीश कुमार ही चेहरा है। नीतीश कुमार के अलावा बिहार में अभी कोई चेहरा नहीं है। और जिसको चेहरा बनाया जाता है, उस चेहरा के तो बाद मतलब गठबंधन, नया गठबंधन हो तेजस्वी जाता है। यादव को इंतजार पहली बात, करना पड़ेगा। हाँ जी, इंतजार करना होगा, पहली बात। रही बात चिराग पासवान के, तो चिराग पासवान को तो खुद अपने पिताजी से सबक लेनी चाहिए। आदरणीय रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चहेते थे, और जैसे उनकी मृत्यु हुई थी, और उनके बाद जो उनका पूरा जो समाज पूरा पूरा उनका मुजस्समा और तमाम चीज को किस तरह से बाहर फेंक दिया गया था, और कैसे उनके चाचा को जो है सर पे बैठा लिया गया था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कब सर पे बैठाती है और कब निकाल के बाहर करती है, चिराग पासवान को इससे इनकार नहीं होना चाहिए, उनको मुगालता में नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये मुख्यमंत्री तो वाला चेहरा चिराग तो पासवान बिल्कुल के नहीं। हाँ, सामने हुआ है, तो ये तो वो तो जानते ही हैं। नहीं, चिराग मनीष जी। पासवान को अगर मुख्यमंत्री जी। बनाने की बात भी आएगी, तो वो सोशल जस्टिस के लोग ही बना देंगे। हो सकता है अच्छा, इंडिया गठबंधन के ही चेहरा हो जाए चिराग पासवान। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है हो सकता कांग्रेस है। आरएलडी और चिराग पासवान भी एक साथ आ सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बिहार में जितना आसानी से दिखाई पड़ रहा है ना कि इनके साथ गठबंधन में है, असल में उनके साथ गठबंधन तत्कालिक वाला सब चल रहा है अभी। सब बिहार के चुनाव को देख के गठबंधन बना रहे हैं, क्या और अंदर आपको खाना लगता है सब कुछ। लालू, नीतीश, चिराग पासवान ये तीनों एक बिल्कुल, साथ आ सकते हैं कांग्रेस के साथ? बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि जो परिस्थिति बनी है, चिराग पासवान को एहसास है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद ही हमारे पिताजी के मुजस्समे को जो है फेंक दिया गया। चिराग क्या जी को इस कहना बात को चाहेंगे मालूम मनीष है। जी आप इस पे? नहीं नहीं, देखिए बेसिक बात यह है ना कि ये जो आम तौर पे देखिए माना जाता है कि नीतीश जी लोकसभा में जो है बीजेपी के साथ रहना पसंद करते हैं और विधानसभा में लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहना पसंद करते हैं। इससे उनको चुनावी फायदे भी होते हैं, ये एक माना जाता है आमतौर पे। और लोकसभा में उन्होंने रह के जो फायदा उनको लेना था उन्होंने ले लिया है। अब वो विधानसभा है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो चुप्पी है, आमतौर पर उनकी चुप्पी कुछ गुल खिलाती है। चुप्पी के बाद वो कोई फैसले, बड़े फैसले लेते हैं। आमतौर पे जब वो बोलना बंद कर देते हैं तब फैसले लेने शुरू करते हैं। जनरली ये उनके साथ यह भी एक इत्तेफाक है। तो दो इत्तेफाक तो ऐसे हैं कि एक इत्तेफाक तो ये कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव के साथ, और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के साथ। तो एक इत्तेफाक ये हुआ। दूसरा, उनकी चुप्पी बहुत लंबी होती जा रही है। ये इतनी ज्यादा चुप्पी, और लालू यादव का खुल करके बोलना कि हम कोई परहेज नहीं है, स्वागत है हमारा, हमारी तरफ से। तो मुझको लग रहा है कि ये उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं।
और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी के साथ ये है कि वो बीजेपी लंबे समय तक अपने को पीछे रखने के लिए तैयार नहीं। लंबे समय तक वो अपने को किसी भी बिहार जैसे राज्य में अपने को पीछे रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चांस ले सकती है बीजेपी इस बार की, वो जो है तो कोई लेकिन कड़ा लेकिन फैसला ले ले। सवाल ये है कि बीजेपी के सर पे ये भी परेशानी है कि जो दो तरह बैसाखियां लेकर के बीजेपी अपनी सरकार बनाए हुए है, ये 2019 वाली सरकार नहीं है। ये जो सरकार है, ये 370 वाली नहीं है, ये 240 वाली सरकार है। और जिन दो बड़ी बैसाखियों के सहारे ये सरकार टिकी है, उस पे चंद्रबाबू नायडू ने एक बार कहा था कि जिस दिन नीतीश जी निर्णय ले लेंगे उस दिन मैं भी निर्णय ले लूंगा। और बाकी जो हैं जितने सहयोगी दल हैं केंद्र में भाजपा के, वो सब एक एक दो दो तीन तीन वाली पार्टी वाले हैं। चिराग पासवान पांच सांसद वाले हैं। उसके ऊपर फिर नीतीश जी हैं। हाँ, उसके ऊपर चंद्रबाबू नायडू हैं। तो क्या आपको लगता है अगर नीतीश जी ने अपना पाला बदला तो क्या केंद्र के स्तर पे भी कोई बड़ा प्रभाव आएगा? क्या इसका प्रभाव चंद्रबाबू नायडू को भी पड़ेगा? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक चीज अच्छी तरह से कर चुके हैं, उनको जो पैकेज चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। और उस पैकेज के दम पे अब कॉरपोरेट के वो डायरेक्ट टच में आ गए हैं और कॉरपोरेट अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके अमरावती में लगा रहे हैं। तो अब उनकी वो जो केंद्र सरकार के प्रति जो उनकी के साथ जो उनकी वो रिश्ता था, उस पर निर्भरता खत्म हो गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक एक देखिए, एक ये भी बात समझिए, इस बात को भी समझिए कि अडानी की के जरिए एक कोशिश हो रही है देश के अंदर कि कांग्रेस माइनस कोई तीसरा मोर्चा भी बन जाए। ये भी एक इस दिशा में आप ध्यान से अगर देखेंगे, और ममता जी का जो बयान था कि जिस तरह से, या अभी केजरीवाल का जिस तरह का बयान है कांग्रेस को लेकर के दिल्ली चुनाव के दौरान, अगर आप देखेंगे कि उनको इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, हम ये मांग लेकर के जाएंगे इस तरह का। तो मेरा तो ये एक समझ में आ रही है चीजें कि एक बड़ी कोशिश, एक कह लीजिए जो बड़ी कारपोरेट है उसकी तरफ से एक जबरदस्त कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन को ही कैसे तोड़ा जाए, इसको ही ब्रेक किया जाए। तो ये भी इस पहलू को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये पहलू भी चीजें एक दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं इंडिया गठबंधन में, जो जिनका कोई बहुत वैचारिक आग्रह नहीं है वहां रहने का, बीजेपी के साथ चले जाने का। उनको कोई वैचारिक कोई उसमें रुकावट नहीं है। वो रुकावट केवल राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। लेकिन वैचारिक कोई खंभा अडानी अरविंद केजरीवाल का हो या ममता जी का हो, ये नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी बहुत कुछ, ये केवल बिहार में नहीं चीजें घट रही हैं, इसका एक बहुत ही नेशनल, राष्ट्रीय असर होने जा रहा है। और दोनों गठबंधनों में बड़े बड़े बदलाव होने की संभावनाएं जो है उसमें नहीं, इसी निहित से है। जुड़ा और फिर एक इसको किस सवाल रूप में ही उठता है देखा जाए। कि चूंकि ये जिस कॉरपोरेट की आप बात कर रहे हैं, दरअसल इस पूरे 10 साल के पीरियड में जो हम लोगों ने देखा कि चंद कॉरपोरेट ही पूरे के पूरे इस जिस ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ जाने वाला जो दावा है, उसका फायदा तो सिर्फ कुछ चंद कॉरपोरेट को मिला है। अधिकतर कॉरपोरेट को इसका फायदा नहीं मिला। तो जो बाकी बचे हुए कॉरपोरेट हैं उनके लिए भी ये बात है। और जिस तरह से अभी उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया है कि उनको भी एक संशय हो चुका है कि केंद्र में कभी भी सरकार बदल सकती है, और इसलिए बाकी कॉरपोरेट भी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये देखिए, ये अभी ये जो टकराव है, ये बढ़ा है। इंडिया गठबंधन अगर आपको दिख रहा है आज, तो इसका इसका एक बड़ा संदर्भ ये है कि जो देश के अंदर जो बड़ी पूंजी है उसके अंदर भी विभाजन हुआ है। वो उसका एक हिस्सा जो है इस तरह का इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो रहा है। एक इस वो, लेकिन अभी संतुलन जो है, शक्ति संतुलन अभी, जो अडानी वाला ग्रुप है, जो अंबानी वाला जो ग्रुप है, शक्ति संतुलन आप देखेंगे कि वो अभी उसी की तरफ झुका हुआ है। और लेकिन अब जो है, अब उनके लिए रास्ता उतना आसान नहीं है। उनके उनके ऊपर बहुत सारे जो ढेर सारे जो घोटाले सामने आ रहे हैं, वो केवल बाहर के कुछ एजेंसियों ग्लोबली के है वो। चलते नहीं आ रहे हैं। वो इसका मतलब है कि कारपोरेट का और हिस्सा भी सक्रिय हो गया है अडानी को एक्सपोज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उस ग्रुप को नकारात्मकता को बाहर लाने के लिए। तो ये देखिए, एक लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई
लेकिन ये अभी सख्त संतुलन अभी जो है, अभी अडानी अंबानी के ही पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन अब वो जो एकदम चुप्पी थी, दूसरा पक्ष जो एकदम कमजोर नजर आ रहा था, वो कमजोरी उसकी दूर हो गई है और लड़ाई तेज हो रही है। ये आगे आने वाले समय में ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई के रूप में दिखेगी आपको। ये जो आर्थिक ताकत के बल पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका राजनीतिक परिणाम आपको देखने को बहुत जल्दी ये मिलेगा हम लोगों को। और बिहार का जो चुनाव है, वो देश में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ये बहुत सारी चीजों को देश के अंदर परिवर्तित करेगा। बहुत कुछ इससे तय होना है। बिहार की जो लड़ाई है, वो देश की लड़ाई को, देश की दिशा को, राजनीतिक दिशा को तय करने जा रही है। इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो तय है कि जो कुछ बाकी रह गया था 2024 में, वो 25 उसे पूरा कर देगा, ऐसा माना जाता है। एक आखिरी कमेंट फिरोज साहब आपसे, कि बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो क्या चिराग पासवान, लालू जी, नीतीश कुमार और कांग्रेस क्या एक साथ सामने आएंगे? देखिए, संभावना उस दिशा की तरफ ही बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार का अपना माइंडसेट है, और चिराग जी की भी अभी चिराग जी को भी जो अनुभव हुआ है पिछले लोकसभा में और इस बार, उनको अपने चाहे पारिवारिक हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो हमको लगता है चिराग जी भी इस बात को समझ गए हैं कि अगर अंतोगत्वा मुझे अगर राजनीति महत्वाकांक्षा और अगर आगे बढ़ने की बात अगर होगी, तो वहां पे उनका उनका असली जो अपना जो परिवार है वो इंडिया गठबंधन ही हो सकता है। और उसको, और इंडिया गठबंधन में भी सबसे भरोसेमंद और विश्वस्त जो अपने काम से जाने जाने वाले लोग हो सकते हैं। या मैं शुरू में आपको कहूंगा कि जब इंडिया गठबंधन को जोड़ने की बात आई थी, लोगों को लाने की बात आई थी, तो सबसे भरोसेमंद अगर कोई उसमें कोई लीडर थे तो वो नीतीश कुमार जी थे। एक एक ईंट को उन्होंने लाला के चुन चुन करके इंडिया गठबंधन वो बनाए थे। लेकिन वो कल की बात हो तो गई। अब तो आज की बात यह है कि लालू जी जिनके खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाए थे, उन्हीं के साथ खड़े हैं। ये भी एक सच्चाई है। और इस पूरा अदला बदली के चलते में जितनी क्योंकि लालू जी बड़े नेता हैं, और लालू जी और नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। दोनों को मालूम है कि कब हमको कहाँ कौन सी निर्णय लेनी है। उन्होंने जो पहले निर्णय लिया वो भी सही है, और अब जो वो निर्णय लेने जा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि लगभग वो बातचीत हो चुकी है। एक दौर की जो बातचीत थी वो हो चुकी है। और यही वजह है कि राजभवन में आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव जी को जिस तरह से अपने भतीजे को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक इशारा दिया है, वो बहुत ही वार्मफुल है। बिहार की नहीं, जनता कुछ ने उस खबरें इशारे तो को बिहार समझा से है। ये भी आ रही हैं कि तेजस्वी और नीतीश जी की मुलाकात हो चुकी है। अब मैं यहाँ तो आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो खबर गलत भी नहीं है। वो बिल्कुल खबर सही है। और यही वजह है कि एक चूंकि सबसे बड़ा मेन मामला था वहां पे आदरणीय लालू जी का, तो लालू जी ने आगे बढ़ के वो फिर पहल की, जैसे उन्होंने पहले पहल किया था। एक अभिभावक की भूमिका में लालू जी हैं, और लालू जी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, और लालू जी नेशनल नजर भी बनाए हुए हैं। इसलिए मामला सिर्फ बिहार का नहीं है। अगर कुछ भी होने जाएगा, कुछ भी होगा, तो दिल्ली से लेके पटना तक होगा। सिर्फ पटना तक का मामला नहीं चल रहा है, मामला दिल्ली तक का चल रहा है। अब देखना है कि, चूंकि देखिए नीतीश कुमार जी को अब कुछ बनना नहीं, मुख्यमंत्री लगातार बने हैं। एक अगर मामला कुछ बना है तो वो प्राइम मिनिस्टर का है। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। तो जो संभावनाएं बन रही है दिल्ली की, अगर वो ठीक ठीक मामला बैठ गया और सही सही मामला बैठ गया, तो बिहार में आपको नए मुख्यमंत्री मिलेंगे, देश को एक प्रधानमंत्री भी मिल सकता है। लेकिन लेकिन वो सब कुछ तेजी से बातचीत हो रही है, सब कुछ लेकिन चल रहा है। इंडिया गठबंधन में तो यही बात थी कि नीतीश जी यही चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए, या उनका उनको उसका चेहरा बनाया जाए। और उसको उसके लिए उन्हें साफ साफ मना कर दिया, इसीलिए वो छोड़ के गए थे। तो क्या अब दोबारा वो इसी लालसा के साथ ही शामिल ये होंगे, तो इंडिया, या वो किसी और नहीं तो जगह भी समझौता कर लेंगे? छोटे जी, तो यही यही बात को समझना था इंडिया गठबंधन को। मैं बार बार लोगों को, मैंने उस समय भी लोगों को कहा था कि जिस शक्ति और जिस ताकत के साथ लड़ाई लड़ने वाले अगर कोई हैं, और जिस शक्ति को वो जानते हैं, उनका चुनौती सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। आप सोचिए ना, पूरा देश अमित शाह से इस्तीफा की बात किया, इस्तीफा हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? लेकिन नीतीश जी चुप हो गए।
नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भूचाल आ गया है बिहार में। आप इसी को समझिए, नीतीश जी की शक्ति और ताकत को समझिए कि नीतीश जी नहीं बोले हैं तो भूचाल आ गया, बोलेंगे क्या होगा। तो नीतीश जी नहीं बोले इंडिया हैं तो क्या गठबंधन को होगा? नीतीश जी के उस कद को समझना चाहिए। मैं तो इतना मनीष ही भाई, कहूंगा कि आपका इंडिया एक आखिरी गठबंधन को। कमेंट कि अमित शाह का राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? अमित शाह क्योंकि के राजनीतिक तब भविष्य का। क्योंकि क्योंकि तमाम चैनलों में, जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, उनमें तो घोषणा की जा रही है कि वो 15 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगे और उनको जल्द ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं। और आरएसएस तो, वो तो सभी जानते हैं कि आरएसएस किसी भी हालत में अमित शाह को नहीं पसंद करती है। तो आरएसएस की जो खींचातान अभी पूरा बीजेपी के साथ चलनी शुरू हो गई है, इसमें आप अमित शाह को कैसे देखेंगे? उनका राजनीतिक भविष्य को कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो उनके राजनीतिक भविष्य को मोदी के भविष्य के साथ लिंक करके ही देखना चाहता हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं। और ये डिपेंड करता है कि मोदी ईरा कब तक रहता है। मोदी ईरा जब तक रहेगा, अमित शाह का भी ईरा रहेगा। ये संभव बात नहीं है कि मोदी चाहे, मोदी की तरफ से कोई नकारात्मकता वहां है या उधर से कोई निशाने पर लगाया लाया जा रहा है, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। मोदी टारगेट नहीं कर रहे हैं। और ये जो बयान है, ये जो बयान है, जिसके चलते अगर नाराजगी की बात है, जो बाबा साहब को लेकर के बयान है, तो वो बयान तो उस तरह का तो एक बार फंस चुके हैं खुद मोदी भी। जब 400 पार का नारा दे दिया, तो 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया उनके। वो चला गया कि संविधान बदलना चाहते हैं। उसके बाद उनके सांसदों ने भी बोल दिया। ये जो बयान आया है अमित शाह का, ये बेसिकली आप समझिए क्या है उनके अंदर, वो बाबा साहब को लेकर के, विधान को लेकर के वो बार बार उनके सामने आ जाती है। तो इस तरह की स्वाभाविक, ये उनके अंदर से स्वाभाविक तौर पे बाहर आता है। तो इसको ऐसी गलती के रूप में बीजेपी नहीं देखेगी कि इससे इसने कोई जो है कोई बहुत गलत बात बोल दिया, राजनीतिक नुकसान उससे हो गया, पॉलिटिकली उससे नुकसान हो गया। जो यात्रा 400 पार से शुरू हुई थी, वो जो बयान के बाद से अमित शाह ने उसको एक खास परिणति तक अपने बयान के जरिए पहुंचा दिया, और यह बात स्टेब्लिश हो गई सोसाइटी में। फिरोज भाई, एक बार की अमित शाह का वो जुमला वाला बयान आपको याद होगा कि अमित शाह का पहला बयान जुमला वाला बहुत भारी पड़ा था बीजेपी को, और अब की बार ये 15 बयान। 15। और इसमें, और इस बार के इस बयान में शब्दों का उतना महत्व नहीं है, जिस भाव से उसे बोला गया उसका ज्यादा महत्व हो गया। और उसी को पूरी भाजपा की एक जो पॉलिटिकल लाइन के बतौर देखा गया कि पूरी की पूरी जो पूरी ब्राह्मणवादी मानसिकता जो बीजेपी के अंदर है, जो पूरा एक मनुवादी मानसिकता है, ये उसका एक प्रतीक है। कैसे देखेंगे आप लोग? देखिए, ये वाकई बहुत ही खेदजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था उनका। एक देश के गृह मंत्री को, और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर को, जिसने इस देश को संविधान दिया और इतना खूबसूरत संविधान दिया, और उनके बारे में, उनके सम्मान में और उनको उनको अपमानित करने वाला बयान था। तो ये बयान आप देखिएगा, अगर सही सही से सोच इसके विश्लेषण को जाइएगा, तो नेशनल में जिस लेवल की मनुवादी मीडिया है और तमाम तरह की मीडिया है, उसको बहुत ही छोटे लेवल पर है। सवाल उठता है कि इस बयान को विपक्ष किस तरह से ले रहा है। विपक्ष अगर अपनी ईमानदारी से इस बयान पर काम करना शुरू कर दे और लगे कि नहीं, इस बयान को हम जनता तक पहुंचाते हैं, जनता तक कनेक्ट कर दे, तभी इसका परिणाम पता चलेगा। वरना इससे बहुत ही घटिया स्तर का बयान आ चुका है, और उनके बड़े बड़े नेताओं ने बहुत ही निम्न स्तर का बयान दिया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर जिस तरह से विपक्ष चौकन्ना है, लगातार संवाद कर रही है, जनता से बात पहुंचा रही है, जनता को अगर विश्वास में ले ले इस बयान को लेके कि इस बयान का मतलब क्या, जैसे आपने कहा ना कि भाव बहुत ही क्रूर था। मैंने शब्द इतने क्रूर नहीं थे, लेकिन भाव बहुत क्रूर था। और वो मैसेज था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का असली जो चेहरा है वो उसके भाव में था। और ये बात अगर कैश बहुत अच्छे तरीके से जनता से तक पहुंचा दी जाए, जो अभी तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं, अभी तक जिस हिसाब से जनता के पास वो बात जानी चाहिए थी, वो विपक्ष नहीं पहुंचा, विपक्ष सही से नहीं पहुंचा रही है। बल्कि अब तो कुंफू कराटा पर डिबेट होना शुरू हो गया, दूसरा स्टेशन धर लिया। शायद कायदे से इस चीज को लगातार जनता से संवाद करनी चाहिए थी, पदयात्रा करना चाहिए था, जनता को बतानी चाहिए थी कि बाबा साहब के बारे में इन्होंने क्या कहा और कैसे कहा।
तो वो नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 2-4-5 दिन के बाद देखिएगा ये मैटर फिर सामान्य हो जाएगा, और फिर नए सिरे से फिर एक ड्रामा सामने से 18 जनवरी खड़ा को किया आप जाएगा। यहाँ 18 जनवरी को पटना में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, देखिए क्या कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी पटना पहुंचेंगे 18 तारीख को, ठीक है, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी कौन सी जमीन पर पहुंचेंगे? आरजेडी वाली जमीन पर पहुंचेंगे, नए नए लोगों को जो शामिल करा है उनकी जमीन पर पहुंचेंगे, या अपने जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है जो आज तक बिहार में नहीं निकले, पता नहीं, पटना ही पटना में रहते हैं, पटना के बिहार के 3800 जिला में कभी कहीं है भी, या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं सिर्फ वो राज्यसभा के लिए, या क्या मामला भाई साहब? कांग्रेस पार्टी बिहार में आईसीयू में है, आईसीयू में।